BA पार्ट सेकंड समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ सोशल रिसर्च मेथड्स, जिसमें आज के वर्चुअल लेक्चर पे अपने को चर्चा करनी है। मेन स्टेप्स इन सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण एवं सोपान। चूँकि हम जानते हैं सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है, अतः इसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों का अनुशीलन किया जाता है। यही कारण है कि सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण व सोपान वैज्ञानिक पद्धति के समान ही हैं। इससे पहले हमने वैज्ञानिक पद्धति के चरणों की चर्चा करी थी। आज हम संक्षेप में सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरणों का उल्लेख करने का प्रयास, उन पर चर्चा करने का प्रयास यहाँ करेंगे। वास्तव में सामाजिक अनुसंधान कार्य में प्रवृत्त होने पर सामाजिक अनुसंधानकर्ता को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके मूल में स्वच्छंद विचार प्रवाह की अपेक्षा अनुसंधान के चरणों का अनुशासन रहता है और इन चरणों का अनुशीलन करते हुए ही एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान कार्य करना पड़ता है। तो ये चरण और सोपान कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा हमें आज करनी है। तो पहला चरण होता है सामाजिक अनुसंधान में किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए यह अपरिहार्य है कि वह अनुसंधान को प्रारंभ करने से पहले जिस विषय पर उसे खोज करनी है, संधान करना है, शोध करना है, अन्वेषण करना है, गवेषणा करनी है, रिसर्च करना है, उसका निर्धारण करे। तो सबसे पहला चरण अथवा सोपान होगा विषय का निर्वाचन या निर्धारण, डिटर्मिनेशन और सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक और सब्जेक्ट फॉर रिसर्च। ये सबसे पहला कार्य होता है। तो सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण अनुसंधान विषय का निर्वाचन है। वास्तव में किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने के मार्ग में सबसे विशिष्ट समस्या अध्ययन विषय का चयन करने की है। यदि अध्ययन विषय का चयन उपयुक्त रीति से ढंग से नहीं किया गया है तो अध्ययनकर्ता कितना ही कुशल, योग्य, अनुभवी हो, वह लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएगा। इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि जो अध्ययन के विषयों का निर्वाचन एक अध्ययन करता है, वे विषय समाज में पहले से उपस्थित रहते हैं। उन विषयों को देखने की पैनी दृष्टि अनुसंधानकर्ता में होती है, इसलिए वह एक किसी विशेष विषय का चयन करने में सफल हो जाता है और उससे संबंधित निष्कर्षों को निकालने में वह सक्षम हो जाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कार्टर वी गुड एवं डगलस एफ स्केट्स, जिन्होंने पुस्तक लिखी है मेथड्स ऑफ रिसर्च एजुकेशनल साइकोलॉजिकल, कार्टर वी गुड्स, डगलस एफ स्केट्स, जिन्होंने पुस्तक लिखी है मेथड्स ऑफ रिसर्च एजुकेशनल साइकोलॉजिकल, वे इस पुस्तक में ये कहते हैं कि ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, उनके इस आविष्कार के संदर्भ में मोसेस जी फार्मर ने जब पढ़ा तो मोसेस जी फार्मर एक सप्ताह तक सो नहीं सके और उन्होंने कारण ये बताया कि उन्होंने ये कहा कि ये समस्या एक वर्ष में कई बार उनके सामने आई, परंतु वे उनको देखने में असमर्थ रहे। इसका अभिप्राय ये है कि अगर मोसेस जी फार्मर की कल्पना में जो समस्या आई थी, उस समस्या को देखकर अगर वे अध्ययन करते तो ये अनुसंधान मोसेस जी फार्मर का होता, ना कि ग्राहम बेल का। टेलीफोन का आविष्कार करने में कौन सफल होते? मोसेस जी फार्मर। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनको हम सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और ये समस्याएं
सभी व्यक्तियों के जीवन में आती हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विशेष दृष्टिकोण से उनको देखने में सफल हो जाते हैं और उस पर आगे अध्ययन करके वह निष्कर्ष निकालने में भी सफल हो जाते हैं। FSC नॉर्थरोप, जिनकी पुस्तक का नाम है द लॉजिक ऑफ द साइंस एंड द ह्यूमैनिटीज, FSC नॉर्थरोप पुस्तक का नाम है द लॉजिक ऑफ द साइंस एंड द ह्यूमैनिटीज। वे ये कहते हैं कि अपने अनुसंधान के बाद के स्तरों पर अनुसंधानकर्ता कठिन से कठिन पद्धति का प्रयोग कर सकता है, परंतु यदि अनुसंधान कार्य का प्रारंभ ही उसने गलत अथवा आडंबरपूर्ण ढंग से कर दिया है तो आगे चलकर केवल कठिन पद्धतियां ही परिस्थिति को नहीं बदल पाएंगी। तो FSC नॉर्थरोप ने ये कहा है कि किसी भी अनुसंधानकर्ता, किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी खोजकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह विषय के निर्वाचन में अत्यंत सावधानी बरते। यदि विषय का निर्वाचन कुशलता से आपने नहीं किया है तो आगे चलकर आप किसी भी तरह की प्रविधि पद्धतियों का इस्तेमाल करें, वे कठिन और विशेष प्रविधियां भी आपके लिए उस विषय के यथोचित निष्कर्ष तक पहुंचने का माध्यम नहीं बन पाएंगी। तो FSC नॉर्थरोप का ये कहना है कि अनुसंधान कार्य उस जहाज की भांति है जो कि एक दूर गंतव्य स्थल की ओर जाने के लिए बंदरगाह से चलता है, परंतु यदि आरंभ में ही दिशा निर्धारण के संबंध में थोड़ी सी भूल हो जाए तो उसके भटक जाने की पूरी संभावना रहती है, चाहे उस जहाज का निर्माण कितनी कुशलता से किया गया हो और उसका कप्तान कितना ही योग्य क्यों ना हो। तो इसलिए सबसे आवश्यक ये है कि एक अनुसंधानकर्ता विषय के निर्वाचन में सावधानी बरते, उससे पहले वह सोच समझकर विषय का निर्धारण करे, अन्यथा उसी जहाज की भांति उसका अध्ययन आगे बढ़ेगा जो जहाज कभी भी अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएगा, कारण कि उसकी दिशा ही गलत थी। तो इसी संदर्भ में PV यंग साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च में ये कहते हैं कि अनुसंधान का विषय निर्वाचन करते समय एक अनुसंधानकर्ता को 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, विषय की समझ की योग्यता तथा उसके विस्तृत निहितार्थ के संबंध में विचार करने का अभिज्ञान। जो भी अनुसंधानकर्ता किसी विषय पर अध्ययन करना चाहता है उस विषय को भली भांति वह समझता हो और उस विषय को चुनने के पीछे उसका निहितार्थ क्या है ये उसे स्पष्ट होना चाहिए। पहली बात PV यंग महोदय ये कहते हैं। दूसरी, यदि अनुभवी अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में पूर्व में कोई मौलिक अनुसंधान कार्य न किया गया हो तो अग्रवर्ती अध्ययन हेतु साधनों को अत्यंत सीमित किया जा सकता है। कभी कभी साधन उपलब्ध होते हैं परंतु वे अनुसंधान आरंभक के लिए सुलभ नहीं होते अथवा वे गोपनीय होते हैं। तो इस के संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि हांगकांग में कचहरी अभिलेख के अध्ययन में इस तरह का पाया गया था कि वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अत्यंत गोपनीय हैं और वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए अनुसंधानकर्ता को ये ज्ञान होना चाहिए जिस विषय के संदर्भ में वह अध्ययन करता है उस विषय से संदर्भित सूचनाएं उसको आसानी से उपलब्ध हो जाएं। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि विषय विशेष के निर्वाचन में अध्ययन प्रविधियों की प्रयोजनों का विचार कर लेना चाहिए। जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हो उस अध्ययन में आगे कैसे बढ़ेंगे, तो जो विषय विशेष की अध्ययन परियोजना है, जो स्टडी प्रोजेक्ट है, वो आगे कैसे चलेगा उसकी रूपरेखा पहले से निर्मित कर लेनी चाहिए, ऐसा विचार कर लेना चाहिए। चौथा जो उन्होंने बताया है वह ये बताया है कि हम लोगों को परिशुद्धता के अंश का भी विचार कर लेना चाहिए अथवा वैज्ञानिक परियोजना के परिचालन के आवश्यक भाग हेतु अनुमान कर लेना चाहिए।
कि जो निष्कर्ष होंगे, जो सूचनाएं हमें मिलेंगी, निष्कर्ष सूचनाओं पर आधारित होंगे, तो जो सूचनाएं मिलेंगी वो सूचनाएं कितनी एक्यूरेट होंगी, कितनी परिसिद्ध होंगी, ये बात उन्होंने कही है। ऑगबर्न भी अपने अध्ययन में ये कहते हैं आगे चल के कि अनुसंधान विषय ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में प्रमाण सिद्ध तथ्य उपलब्ध हों तथा पद्धति शास्त्र के दृष्टिकोण से भी अध्ययन अधिक कठिन ना हो। तो मैथडोलॉजी के दृष्टिकोण से इजी हो, और दूसरा जो सूचनाएं हमें मिलें, जो तथ्य मिलें, जो दत्त मिलें, वो प्रामाणिक मिलें, ऐसी बात उन्होंने बताई है। तो ये तो था विषय निर्वाचन को लेकर जो अनुसंधान का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है, प्रथम चरण है, जिस पर अनुसंधान आगे कैसे चलेगा, अनुसंधान की दशा और दिशा जिस पर आधारित है, वह प्रथम चरण है विषय का निर्वाचन। दूसरा जो चरण है वह है अनुसंधान क्षेत्र का निर्धारण। एक अनुसंधानकर्ता ने अध्ययन के लिए जिस विषय का निर्वाचन किया है, उस विषय से संबंधित सूचनाएं, तथ्य, दत्त, इंफॉर्मेशंस उसको कौन से क्षेत्र से लेनी है, किन से मिलेगी, वह विषय किस भौगोलिक क्षेत्र के लोगों से सूचनाओं को प्राप्त करते हुए उस विषय से संदर्भित निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा, इसके लिए अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण अत्यंत आवश्यक होता है। चाहे अध्ययन क्षेत्रीय अध्ययन हो या फिर अध्ययन जो पुस्तकालय हैं या दूसरे जो लेख हैं उन पर आधारित हो, उन सभी में क्षेत्र का निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो जैसे ही विषय का निर्वाचन होता है, उसके चयनोपरांत यह अत्यावश्यक हो जाता है कि अनुसंधानकर्ता यह निर्धारित करे कि उसे सूचनाओं का संकलन कहाँ से करना है। बिना अध्ययन के क्षेत्र को सीमित करते हुए किसी भी समस्या के संदर्भ में सूचनाओं का संकलन संभव नहीं होता और निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता। इसके लिए सबसे आवश्यक यह है कि अध्ययन का क्षेत्र इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए जिसमें सूचनाओं को संकलित करके उसको हम बड़े परिप्रेक्ष्य में वृहद क्षेत्र पर लागू करने में सफल हों। इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि ये सफलता ही नहीं मिले, और इतना विस्तृत भी नहीं होना चाहिए कि जिसमें अध्ययन करने के लिए बहुत अधिक समय, श्रम और धन की आवश्यकता हो, और इतना अधिक समय हो कि जैसे ही हमारा अध्ययन पूरा हो तो हमने प्रारंभ में जिन इकाइयों से सूचनाएं संकलित की थी उनकी परिस्थितियां और स्वरूप ही बदल जाएं। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। तो ये एक बड़ी समस्या होती है कि अध्ययन का क्षेत्र कितना रखा जाए। तो ये अनुसंधानकर्ता उस वैज्ञानिक के अनुभव पर आधारित चीज़ें हैं कि उसको इतना क्षेत्र रखे वह अपने अनुभव के आधार पर, जिन पर सूचनाओं जिन में उपस्थित जो इकाइयां हैं उन इकाइयों से आसानी से सूचनाएं संकलित हो जाएं, और उन संकलित सूचनाओं के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचें, और वो जो अध्ययन क्षेत्र है उस पर सारे पर समानता से हम उसको लागू कर दें। तो अति व्यापक भी ना हो और अति संकुचित भी ना हो, दोनों ही प्रकार के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनसे हमें बचना चाहिए। यथोचित अध्ययन क्षेत्र या उपयुक्त अध्ययन क्षेत्र को हमें चुनना चाहिए। तीसरा जो चरण है वो चरण है साहित्य का पुनरावलोकन। सबसे पहले हमने एक विषय का चयन कर लिया अनुसंधान के लिए, फिर उस विषय पर आधारित जो सूचनाएं हैं उस विषय को चुनने के उपरांत आगे बढ़ने के लिए हमें एक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। किस क्षेत्र से हम सूचनाओं का संकलन करेंगे, तो उस भौगोलिक क्षेत्र का हमने चयन कर लिया। अब तीसरा महत्वपूर्ण चरण यह है कि जिस विषय को हमने अथवा एक अनुसंधानकर्ता ने अध्ययन हेतु चुना है, उस विषय से संबंधित जितना भी साहित्य उपलब्ध है उस साहित्य का पुनरावलोकन किया जाए। तो तीसरा चरण है साहित्य का पुनरावलोकन। किसी भी विषय को चुनने
के उपरांत उस अनुसंधानकर्ता के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वो ये जाने कि उससे पहले इस विषय से संदर्भित कितने कितने अध्ययन हुए हैं, उन अध्ययनों के किस तरह के निष्कर्ष रहे हैं, कौन सी बाधाएं आई हैं, कैसी परिस्थितियां रही हैं और उन परिस्थितियों में किस तरह के परिणाम प्राप्त किए गए हैं। तो ये सारा जान लेने के बाद में एक अध्ययनकर्ता को अपने चयनित विषय पर आगे बढ़ने में सुविधा रहती है, आसानी रहती है। इसलिए साहित्य का पुनरावलोकन करना अत्यंत आवश्यक है। थॉमस एडिसन ने ये लिखा है कि जब मैं कुछ चीज़ों का अन्वेषण करना चाहता हूँ तो मैं भूतकाल में संपादित किए गए प्रत्येक कार्यों का रसास्वादन करता हूँ। मैं देखता हूँ कि भूतकाल में जो संपादित किया गया है वह बहुत ही परिश्रम तथा व्यय करके पूरा किया गया है। मैं अनुसंधान करते समय हजारों प्रयोगों के दत्तों को संग्रहित करता हूँ। इस संबंध में एक प्रसिद्ध क्षेत्रीय अनुसंधानकर्ता क्लुकहोन ने भी एक उदाहरण दिया है, उद्धरण दिया है, और उन्होंने ये कहा कि जब तक उपलब्ध सामग्री स्रोतों के अधिकांश अंश संग्रहित तथा संश्लेषित न किए जाएं तब तक क्षेत्रीय अनुसंधान सामग्री के दृष्टिकोण से अपूर्ण रहेगा, क्योंकि उचित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले जो अनुसंधान पहले हो चुके हैं उन अनुसंधानों पर एक दृष्टि डाली जाए और उस दृष्टि से फिर आगे कुछ सोचने का प्रयास किया जाए। तो अगले वर्चुअल लेक्चर में जो शेष जो चरण हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।